अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर 1 का फोर्थ लेसन है। आपने देखा था कि चैप्टर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को फर्स्ट 3 लेसन्स में डिस्कस किया। इसकी 3 डिफरेंट एग्जांपल्स थी जिसमें मास अटैच टू स्प्रिंग को हमने किया, बॉल एंड बाउल सिस्टम को किया और लास्ट में सिंपल पेंडुलम को किया। इसी के साथ हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन किया और फिर उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके फीचर्स हैं, उनको देखा। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज के हमारे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं कि आज का लेसन लेने के बाद आप बता सकते हैं व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। You can give an example of damped oscillation from real life. You can tell what is a wave, identify the types of waves and define them. Also you can identify and explain the types of mechanical waves. तो ये हमारे आज के लेसन के लर्निंग आउटकम्स हैं। आप अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग अवर लेसन मैं कुछ चीज़ें जो आपने प्रीवियस नॉलेज की हैं, जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी हैं, उनको यहाँ पे रिकॉल करवाना चाहूँगा आपके साथ। तो सबसे पहली चीज़ उसमें क्या है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आपने पढ़ा द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो फोर्स जो मोशन को रोकती है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकती है, दैट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने क्या है? एक बॉक्स है और नीचे एक सरफेस है, रोड है। तो बॉक्स को रोड पे रखा है, तो बॉक्स की सरफेस और रोड की सरफेस जितना भी स्मूथ नजर आ रही है वो स्मूथ नहीं है। उनके दरमियान में जो है बम्प्स हैं, और वो बम्प्स जब आपस में जो है स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो जिसकी वजह से मोशन जो होता है वो हिंडर होता है, स्लो डाउन होता है। उसकी वजह से एक फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होती है जो यहाँ पे एक रेड एरो से आपको शो हो रही है। द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये तो था पुरानी बात। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। Vibrating motion of ideal systems in the absence of any friction or resistance continues indefinitely under the action of restoring force. कह रहे किसी भी आइडियल सिस्टम का आइडियल सिनेरियो वो होगा जिसमें सारी की सारी एप्लीकेशन अप्लाई नहीं हुई। एक बड़ा रेयर सिनेरियो, उस सिनेरियो के अंदर जो वाइब्रेटरी मोशन है, अगर उसमें एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन हो या कोई रेजिस्टेंस ना हो, कोई रुकावट ना हो, तो फिर वो हर वक्त वाइब्रेटरी मोशन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा इनडेफिनेटली फॉर एवर। लाइक एक पेंडुलम हो और पेंडुलम को कोई एयर फ्रिक्शन ना हो, कोई स्ट्रिंग से फ्रिक्शन ना हो, तो जब उस आप पेंडुलम को चला देंगे एक दफा, तो वो इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम आप नहीं बता सकते, आप उसको कोई एंडिंग टाइम नहीं बता सकते, वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा चलता रहेगा। किसकी वजह से? अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स के। बट एक्चुअली इन लाइफ के अंदर ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड्स द मोशन। एक्चुअली इन लाइफ आपके पास एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो आप कोई भी जो है बॉडी मूवमेंट करिए, वाइब्रेटरी है या कोई भी है, इन दैट केस आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा एग्जिस्ट कर रही होती है। आप इसको कम कर सकते हैं बट आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। सो दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राई टू स्टॉप द मोशन। वो हमेशा मोशन को रोकने की कोशिश करेगी। सो द सिस्टम्स डू नॉट ऑसिलेट इंडेफिनेटली। इसका रिजल्ट क्या होगा? जो सिस्टम्स है वो हमेशा इंडेफिनेटली ऑसिलेट नहीं करेंगे। आपका पेंडुलम थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा काम करना, वो ऑटोमेटिकली अपनी मीन पोजीशन पे आके स्टॉप हो जाएगा। द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम as time passes and the motion is said to be damped. जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी रिमेंबर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों की दोनों एनर्जीज को रिड्यूस करता जाता है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, एक टाइम ऐसा आता है कि मोशन बिल्कुल खत्म होता जाता है, थोड़ा होते एंड पे आके बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। तो हम इसको कहते हैं द मोशन इज सेड टू बी डैम्प्ड। दिस डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ मोशन। डैम्पिंग क्या कर रहा है? बेसिकली रिड्यूस कर रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मोशन। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ ये क्लैरिटी के लिए कि ये क्या चीज है। आपके सामने राइट साइड पे स्क्रीन पे एक डायग्राम है। when the oscillatory motion started, this is the wave of the oscillatory motion, but with time this wave is decreasing, the amplitude of this wave is decreasing, and after some time it's going to stop. So this is what damping does. आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी वो क्या करता है? उस ऑसिलेटरी मोशन को, उसकी एम्पलीट्यूड को, जो मैक्सिमम हाइट है उस वेव की, उसको डिक्रीज करता जाता है। हर नई वेव पिछली वेव से उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम के बाद क्या होगा कि जो वेव है या जो मोशन है वो स्टॉप हो जाएगा। दिस इज नोन एज डैम्पिंग। यहाँ पे देखें, द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। किसी भी सिस्टम की ऑसिलेशंस या वाइब्रेशन कब
इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, जब वहां पे कोई रेजिस्टिव फोर्स हो, वो कोई फ्रिक्शनल फोर्स हो सकती है, वो रेजिस्टेंस हो सकती है, तो उस रेजिस्टिव फोर्स की प्रेजेंस में जो ऑसिलेशन होती है उनको हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन। जैसे कि यहाँ पे है, रेजिस्टिव फोर्स की वजह से ये ऑसिलेशंस आहिस्ता आहिस्ता इनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जा रहा है और एक टाइम आएगा ये खत्म हो जाएंगी। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। द एग्जांपल इज दैट ऑफ मोशन ऑफ शॉक एब्जॉर्बर। तो इस एग्जांपल को स्टडी करते हैं कि डैम्पिंग कैसे होती है। शॉक एब्जॉर्बर्स इन ऑटोमोबाइल्स आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड मोशन। A shock absorber consists of a piston and moving through consists of a pistons moving through a liquid such as oil। यहाँ देखें जरा, ये अपर पार्ट जो ग्रीन पार्ट सर्कुलर, ये बॉडी जो होता है, ये जो है कार की बॉडी के साथ अटैच होता है, फ्रेम के साथ। अंदर इसके एक पिस्टन मूव कर रहा होता है, उस पिस्टन के नीचे कोई ना कोई लिक्विड होता है, जनरली ऑयल होता है, ठीक है। और दूसरा एंड जो होता है ग्रीन सेकंड, ये जो पोर्शन है, ये जाके कार की एक्सल के साथ यानी कि टायर के साथ, जहां से वो रॉड जो होती है वहां जाके ये अटैच होता है। जब भी कार के टायर से इसको झटका जनरेट होता है, कोई खड्डे में से गुजरती है या किसी ऐसी जगह से गुजरती है, तो क्या होता है, ये पुश होता है ऊपर। होता क्या है, ये जो पिस्टन है वो पुश हो जाता है, वो पुश कर देता है ऑयल को, जिससे क्या होता है कि वो जितना भी रेजिस्टिव फोर्स है वो हीट में कन्वर्ट होकर रिलीज हो जाती है और आपकी कार को झटका नहीं लगता। तो वो डैम्पिंग का प्रोसेस है जो उस झटके को आप तक आने नहीं देता या बिल्कुल कम कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। देखिए, the upper part of the shock absorber is firmly attached to the body of the car. This part, it is attached to the body of the car. When the car travels over a bump on the road, the car may vibrate violently. जब भी किसी आप खड्डे के ऊपर से, किसी जो है बम्प के ऊपर से गुजरते हैं, स्पीड ब्रेकर से गुजरते हैं, तो कार अचानक से वाइब्रेट करती है violently क्योंकि उसको झटका लगता है। The shock absorber damp these vibration and convert their energy into heat energy of the oil. शॉक अब्जॉर्बर क्या काम करता है, उस झटके को एब्जॉर्ब करता है और उस सारे को, ये पिस्टन प्रेस करता है ऑयल को और वो सारी के सारा जो झटका होता है उसको ऑयल के अंदर हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता डिसिपेट होकर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। तो आपको वो झटका कंपैरेटिवली बहुत थोड़ा लगता है या नहीं लगता, तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। द सेकंड पार्ट इज द वेव्स। हमने अपना फर्स्ट पार्ट देखा कि व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहाँ होती है, कैसे होती है, उसका एक ग्राफ मैंने आपको इसकी इमेज दिखाई और उसके बाद आपको शॉक अब्जॉर्बर की पूरी एग्जांपल स्टडी कराई। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन की अगर मैं और एग्जांपल्स की बात करूं, तो जो आपका बेसिक आर्म पेंडुलम होगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, वो भी डैम्प्ड ऑसिलेशन करता है। वो थोड़ी देर चलता रहेगा, आफ्टर सम टाइम वो रुक जाएगा, तो दैट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो आपको रियल लाइफ में इसकी और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस नजर आएंगी। इसके बाद देखते हैं कि व्हाट इज वेव। उसके लिए हमारे पास एक वीडियो है, आप इस वीडियो को गौर से देखें, फिर इसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। इसके की पॉइंट्स को आप अपने पास नोट करते जाएं। Types of waves. A wave is a disturbance that travels through a medium from one location to another location. Because of the disturbance in the medium, the particles oscillate and produce a wave. After the wave is over, the particles regain their equilibrium. Waves are of two types, namely mechanical and non-mechanical. Mechanical waves require a medium for its propagation. On the other hand, the non-mechanical waves do not require any medium for their propagation. So, non-mechanical waves can travel in vacuum also. Mechanical waves take place due to periodic motion of the particles in the medium about their mean position. Sound waves, waves on surface of water, are examples of mechanical waves. Electromagnetic waves, light waves, are some examples of non-magnetic waves.
तो बेटा अभी आपने वीडियो में देखा कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम व्हिच causes the particles of the medium to vibrate या to undergo vibratory motion. तो वेव किसी भी मीडियम में एक डिस्टर्बेंस होती है जो उसके पार्टिकल्स को क्या करती है, वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट करवा देती है या वाइब्रेशन स्टार्ट करवाती है उस मीडियम के अंदर. बेसिकली मीडियम क्या है, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ. मीडियम इज एनीथिंग. आपके एयर इट इज एन मीडियम. आपका टेबल की सरफेस अगर उस पर साउंड ट्रेवल कर रहा है दैट इज अ मीडियम. तो इस बेसिस के ऊपर जो है हमने वेव्स को जो है कैटेगरीज में डिवाइड किया. इससे पहले मैं आगे जो कुछ टर्म्स हैं जो वेव से रिलेटेड आप इनको देख लें, फिर हम आगे चलते हैं. Ever seen a Mexican wave at a sporting event? The effect is a pretty cool display that goes all around the stadium, but no one has had to move seats. All waves can transfer energy from one place to another without transferring any matter. This is done by a series of disturbances or vibrations that carry the energy. Just like the people in their seats, only moving up and down when it's their turn. Waves can transfer energy through solids, liquids, gases, and empty spaces, otherwise known as vacuums. There are two types of waves, which we look at in more detail in another video, but the basic features are the same. These four words describe different properties of waves. Let's discover what each one means. The frequency of a wave is the number of complete waves passing a fixed point in a given amount of time. This time period is usually 1 second. This is what one complete wave looks like. So if this was our time period, the frequency would be 5. Frequency is given the symbol F and is measured in units called hertz. Hertz measure how many complete cycles per second. So how many people in our Mexican wave stand up every second. The frequency and period are often confused. The frequency refers to how often something happens, whereas the period refers to the time it takes to happen. The period of a wave is the time for one complete cycle, so the time taken for one person to stand up, wave, and sit down. This would be measured in seconds. When something happens repeatedly, we say that the event is periodic and refer to the time for the event to repeat itself. The period of the Earth to orbit the Sun is 365 days. The period of a day is 24 hours. The period of a typical class at school is 45 minutes. Now for wavelength. The wavelength is the distance between a point on one wave and the same point on the next wave. For example, two peaks or two troughs. Wavelength is given the symbol lambda from the Greek letter and is usually measured in meters. Wavelength can vary hugely in size. X-rays are very short, visible light is here, and FM radio waves are much longer. So we've looked at the frequency, period, and wavelength so far. Let's finish with amplitude. As waves travel, they create disturbance. The amplitude of a wave is the distance from the maximum disturbance to the undisturbed position. तो बेटा अभी आपने कुछ टर्म्स को देखा जिसमें फ्रीक्वेंसी था, टाइम पीरियड था, वेवलेंथ था, एम्पलीट्यूड था. इन सारों को हम दोबारा थोड़ा सा देखेंगे और डिस्कस करेंगे. तो इससे पहले हम आगे चलते हैं और देखते हैं चीज़ों को. पॉइंट्स टू बी एम्फसाइज में सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज अ वेव. अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम व्हिच कॉजेस द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन. वेव किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस है जो क्या करता है, उसके पार्टिकल्स को अंडरगो करने पे मजबूत करता है. क्या करने पे? वाइब्रेटरी मोशन करने पे. अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर वेव की दो टाइप्स थी. कौन कौन सी वेव की दो टाइप है? नंबर 1 इज मैकेनिकल वेव एंड नंबर 2 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का दूसरा नाम नॉन मैकेनिकल वेव्स भी है, तो इसको समटाइम्स नॉन मैकेनिकल वेव्स भी रेफर किया जाता है. तो आइए इनको देखते हैं ये क्या है. जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ वेव. नंबर 1 इज मैकेनिकल वेव एंड नंबर 2 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये पेज मैंने आपकी बुक से लिया है. The mechanical waves refer to waves which require any medium for their propagation are called mechanical waves. Such waves जिनको कोई ना कोई medium, कोई सहारे की जरूरत होती है travel करने के लिए. Propagation means traveling. Waves which require any medium for their propagation are called mechanical waves. वो waves जिनको कोई ना कोई सहारा चाहिए travel करने के लिए, they are called mechanical waves. For example, मैकेनिकल वेव्स आर वाटर वेव्स. वाटर वेव्स सिर्फ वाटर में ही है क्योंकि वाटर अवेलेबल था तो वहाँ वेव्स बन रही है. वाटर नहीं होगा वो वेव्स नहीं बनेगी, तो उनको कोई ना कोई सहारा चाहिए था बनने के लिए.
साउंड वेव्स को एयर चाहिए, कोई ना कोई मीडियम चाहिए, या फिर इसके अलावा तो अगर आप वैक्यूम कर लेते हैं, स्पेस में चले जाते हैं, आपका साउंड ट्रेवल नहीं करेगा. दैट इज व्हाई साउंड वेव्स रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन. एंड द लास्ट वन इज वेव प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग्स एंड स्प्रिंग्स. स्ट्रिंग के ऊपर, किसी धागे के ऊपर अगर आप झटका दें तो वेव बनती है, स्प्रिंग्स के ऊपर बनती है. तो वो सारी वेव्स को आपको क्या चाहिए, कोई ना कोई मीडियम चाहिए तो वो जनरेट हो रही है. द सेकंड टाइप इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और द नॉन मैकेनिकल वेव. दोनों नाम यूज होते हैं. Waves which do not require any medium for their propagation are called electromagnetic wave. It's just the opposite of mechanical waves. वो waves जिनको कोई सहारे या किसी मीडियम की मदद की जरूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए, they are called electromagnetic wave. For example, radio waves, television waves, X-rays, heat and light waves are some examples of electromagnetic waves. मैं इसको आपको इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि सूरज से लाइट ने ट्रैवल करके हम तक आना है. दरमियान में स्पेस है, यानी कि वैक्यूम है, और फिर हमारी अर्थ है, उसका एटमॉस्फेयर है. फिर आप लाइट को अगर कोई मीडियम चाहिए होता तो वो दरमियान में जहां वैक्यूम था वहां से ट्रैवल ना कर पाती, इसलिए उसको वहां पे विदाउट वैक्यूम, क्योंकि वो विदाउट मीडियम ट्रैवल करती है, तो वहां से वो वैक्यूम से भी ट्रैवल कर जाती है और फिर हमारी जो है एटमॉस्फेयर के अंदर से भी ट्रैवल करके हम तक पहुंच जाती है. तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ waves which require medium, which do not require medium for their propagation. अच्छा, इसके अलावा जो आपने चीजें पढ़ी हैं वो थी कुछ टर्म्स. दैट इज the frequency. The frequency is the number of waves passing through a point in 1 second. ये वही फ्रीक्वेंसी है जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था. किसी भी एक सेकंड के अंदर जितनी नंबर ऑफ वेव्स किसी जगह से पास करेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. सेकंड इज एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर. इट इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय अ वेव फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन. इट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड. और आप इसके बाद आपके पास था वेवलेंथ. Wavelength था the distance between two consecutive crust and trough is called the wavelength. और crust and trough क्या है, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. आइए जरा इस वीडियो को हम दोबारा देखते हैं जो टर्म्स रिलेटेड टू वेव थी, और मैं इसमें आपको बताऊंगा. Ever seen a Mexican wave? All waves can transfer waves passing a fixed. इस वेव में आप देख सकते हैं कि इस वेव के कुछ पोर्शन है जो इस वाइट नॉर्मल लाइन के अबव है और कुछ पोर्शन है जो बिलो है. द एरिया अबव दैट नॉर्मल या इक्विलिब्रियम लाइन इज कॉल्ड द क्रस्ट, एंड द एरिया बिलो दैट लाइन, बिलो दैट इक्विलिब्रियम और नॉर्मल लाइन इज कॉल्ड ट्रफ. सो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ कहलाता है. दैट इज दिस इज द कंप्लीट वन वेव या वन वेवलेंथ. So the distance between two consecutive crust or the distance between two consecutive trough, यहाँ से यहाँ तक अगले trough तक, that is called one wavelength. The frequency is the number of waves passing through a point in 1 second. एक सेकंड में कितनी waves गुजरी, that is called the frequency. Wavelength क्या है? The distance between two consecutive crust and trough. Amplitude is the maximum height achieved from the मीन पोजीशन. अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मीन पोजीशन, तो यहाँ से मैक्सिमम कितना वेट जो है, वो हाइट जो है एक वेव ने की, तो दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव. सो दीज वर द टर्म्स जो आपको मैंने डिस्कस करनी थी आपके साथ, और वो डिस्कस हो गई. तो अब आगे वापस चलते हैं. So now we are going to study the types of mechanical waves. Mechanical waves की कितनी टाइप हैं और वो क्या होती हैं, उनको हम पढ़ने जा रहे हैं. तो इस वीडियो को आपने गौर से देखना है, वही कॉन्सेप्ट है, की पॉइंट्स को नोट करना है. आफ्टर द वीडियो we will going to discuss those key points. So let's watch the video. Waves transfer energy from one place to another. You should already know how to describe them in terms of frequency, wavelength, and amplitude, which we looked at in another video. In this video, we're going to look at two ways they can be classified. Waves are produced as a result of vibrations and can be classified as transverse or longitudinal. Whether they are transverse or longitudinal depends upon how the particles are made to vibrate as the energy passes. Let's look at longitudinal first. This is where the particles vibrate parallel to the direction in which the wave of energy is traveling. Notice that the ends of the slinky don't ever leave the hands holding them. It's only the energy that travels. The places where the coils or particles are bunched together are called compressions. Where they are furthest apart are called rarefactions. An example of longitudinal waves is sound. When a drum is struck, the drum skin vibrates, which causes the air particles next to it to vibrate. This causes the next air particle to vibrate,
then the next, and so on until the vibration reaches the ear, causing the eardrum to vibrate. The vibrating air speeds away from the source, creating a sound wave. Let's look at another type of wave, transverse waves. The hand moves up and down, as does the slinky, but the wave itself moves from left to right. So the particles vibrate at 90 degrees to the direction that the energy is moving. We can simply think of it as, in longitudinal waves, the hand pulses horizontally, pushing and pulling, and the wave energy also moves horizontally, back and forward. Whereas in transverse waves, the hand moves up and down, but the wave energy still moves horizontally. Again, the ends of the slinky never leave the hands holding it. It's just the energy that moves along. Transverse waves are usually used to show the wavelength and amplitude. Pause the video and see if you can remember how to label the amplitude and wavelength on the diagram. Did you get them right? The waves on the surface of water are transverse waves. They make the water surface go up and down. बेटा अभी आपने देखा टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स के अंदर दो टाइप्स थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसफर वेव. उनकी डेफिनेशंस आपने देखी, उनमें देखा कि वो कैसे ट्रैवल करती हैं. सो दिस वाज आवर टुडेज लेसन. तो हम इसको सम अप करते हैं. आज जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उनको यहाँ लिखते हैं. The number one is the oscillations of a system in the presence of some resistive force are called damped oscillation. Damped oscillation को देखा, फिर हमने देखा उसकी एग्जांपल शॉक अब्जॉर्बर को, वो कैसे चलता है. फिर हमने देखा वेव क्या है. वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम which causes the particle of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time. So ये थी हमारी सेकंड के वेव क्या होता है. फिर हमने वेव की टाइप्स देखी. It has two types. Number one is mechanical waves. Number two is non-mechanical waves or electromagnetic waves. So mechanical waves are such waves which require medium for their propagation, and non-mechanical waves were such waves which do not require any medium for their propagation. फिर हमने देखा कि electromagnetic waves की कितनी टाइप हैं. There were two types. और फिर हमने उनको देखा कि longitudinal waves और transverse wave क्या है और वो कैसे ट्रैवल करती हैं. So this was our today's lesson. होप सो आपको सारी चीज़ों की समझ आई होगी. इफ़ देयर इज़ एनीथिंग जो आपको लगा कि मुश्किल आई, नहीं समझ आई, तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली दोबारा से रिवाइंड करके या दोबारा स्टार्ट से देख सकते हैं फॉर फर्दर क्लैरिटी. आप अपना बुक का पेज नंबर 8 to 10 जो है उसको रीड आउट कर लें. आपका ये सारा कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा. सो इसके बाद आप अपनी वर्कशीट्स को सॉल्व करेंगे जो आपको वर्कशीट्स भेजी जाएंगी. सो गुड लक एंड स्टे होम, स्टे सेफ. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम दोबारा मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.